जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नॉलेज है विद मास्टर जी में। इसमें हम पॉलिटी की सीरीज चला रहे हैं और ये आज पॉलिटी की 9वीं क्लास है। इससे पहले हम 8 क्लास कर चुके हैं। यदि आपने वो क्लासेज नहीं देखी हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो क्लासेज देख सकते हैं। इसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप उन क्लासेज को देख पाएंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। इससे पहले वाली क्लास में हम नागरिकता के बारे में जान चुके हैं कि हमारे पास नागरिकता में मिलती है तो किस तरह से मिलती है और अगर किस कंडीशन में हमारी जो नागरिकता है वो जा सकती है या भारत सरकार हमें नागरिकता से निकाल सकती है, हमारी नागरिकता छीन सकती है। वो किस तरह से प्रोसेस रहता है वो हमने कल डिस्कस किया था। इसके साथ साथ ही हमने सीएए के बारे में डिस्कस किया, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जिक्र किया। उसमें क्या था क्या नहीं था वो देखा। तो इसके अलावा हमने अनुच्छेद 5 से 11 में जो नागरिकता थी 5 से 11 अनुच्छेद हमने कर लिए थे, लेकिन आज हम अनुच्छेद पहले 1 से लेकर 4 तक देखेंगे। 5 से 11 फिर हम कर चुके हैं। उसके बाद हम आज करेंगे ये जो राज्य का किस तरह से अलग अलग राज्य हैं भाषा के आधार पर बटे या किस तरह से इनका पुनर्गठन हुआ, वो सब राज्यों के बारे में जानेंगे, कौन से इसमें आयोग बने थे। तो आज ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 1 से। सबसे पहले अनुच्छेद 1 में देखते हैं कि जो अनुच्छेद 1 है हमारा, इसमें संघ के नाम और राज्य क्षेत्र आते हैं। संघ यानी हमारा देश, प्यारा देश भारत। इसमें संघ के बारे में और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो भारत है यानी अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 1 में भारत और इंडिया 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है, यानी कि इसमें हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कहीं संविधान के अंदर नहीं है। तो इसने कहा है कि जो भारत अर्थात जो इंडिया है वो राज्यों का संघ होगा, यानी कि जो अलग अलग राज्य मिलके वो एक संघ बनाएंगे, वो एक देश बनाएंगे। दूसरा, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र, यानी कि जो राज्य हैं और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, जो पहली सूची में दिए गए हैं। और अनुसूचियों के बारे में हमने इससे पहले वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जो पहली अनुसूची होती है उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बता रखा है कि हमारे टोटल कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी का वर्णन किया गया अनुसूची 1 में। इसके बाद आता नेक्स्ट, भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। यानी कि अगर भारत सरकार किसी और राज्य को या किसी और देश का जो क्षेत्र है उसको अपने क्षेत्र में मिला लेती है, उनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेती है, तो वो राज्य भी हमारे राज्य क्षेत्र में यानी हमारे देश का हिस्सा बन जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 2। फिर देखते हैं अनुच्छेद 2 में कि संसद के पास इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हमारे भारत सरकार के अंडर में नहीं आता या किसी दूसरे देश के अंडर में आता है या उसका कोई एक क्षेत्र है, तो ऐसा कौन सा प्रावधान है, ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा संसद कानून बनाकर उस क्षेत्र को भारत देश के क्षेत्र में ले सकती है या भारत सरकार के अंडर में ला सकते हैं, भारत देश का उसको भाग बना सकती है। तो इसमें उस विधि का वर्णन किया गया है कि संसद कानून बनाकर किसी बाहरी क्षेत्र को भारत के राज्य क्षेत्र में कैसे शामिल किया जाए, उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 2 में। और इस प्रक्रिया का जो उल्लेख किया गया है, इस प्रक्रिया के द्वारा ही 1975 में सिक्किम राज्य को भारत का हिस्सा बनाया गया था। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 हो गया, हमारा 1 हो गया। अभी चलते हैं आगे, अनुच्छेद 3 देखते हैं। अभी अनुच्छेद 2 का एक पॉइंट रहता है, तो उसको आगे बढ़ने से पहले हम जो सिक्किम को 1975 में ये एक हमारा राज्य बना लिया गया, तो इसकी थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं। क्या था कि जो पहले सिक्किम एक स्वतंत्र देश होता था और इसके ऊपर था जो चाइना, वो तिब्बत भी एक देश होता था। तो 1959 में 1959 में क्या किया, चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और उसमें जो रहने वाले लोग थे उनको कुछ लोगों को किसी एक क्षेत्र में भेज दिया, कुछ को किसी एक क्षेत्र में भेज दिया। एक तरह से उन लोगों का बंटवारा करके तिब्बत को तिब्बत जैसा छोड़ा ही नहीं, उसमें कुछ तिब्बत के लोग हैं ना के बराबर रह गए। तो ये सब देख के सिक्किम को लगा कि भाई कहीं हमारे साथ भी ऐसा ही ना हो जाए, चीन हम पे कब्जा कर ले और हमारे लोगों को भी ऐसे ही बांट दे। तो उन्होंने सोचा कि
चलो यार भारत के साथ मिल जाते हैं। भारत को सरकार से उन्होंने बात की और उन्होंने देखा कि बात करके कि देखो हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं करोगे कि आप जैसे चाइना ने किया हमारे साथ, ये तिब्बत के साथ में, आप हमारे साथ भी ऐसा ही करो। जैसे ही हम आपके साथ मिले आप हमारे कुछ लोगों को भेज दो कर्नाटका, कुछ को गुजरात, इस तरह से डिवाइड करके रख दो। तो भारत सरकार ने कहा कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप हमारे साथ निश्चिंत होकर मिल सकते हैं। लेकिन फिर क्या किया है कि 35वां संविधान संशोधन किया गया अनुच्छेद 2 में, जैसे कि 35वां संशोधन करके 2A जोड़ दिया गया दूसरे उसमें, और सिक्किम को एक शहर राज्य बना लिया गया। शहर राज्य का मतलब क्या था कि वो भी ना तो भारत का राज्य था और ना ही किसी दूसरे देश का राज्य था, यानी एक को स्टेट के रूप में उसने सिक्किम को हमने रखा कि जस्ट एक हमारा पड़ोसी है, लेकिन एक भारत के राज्य की तरह हमने उसके साथ व्यवहार किया। और जब सिक्किम को लगा कि नहीं यार, कि भारत सरकार के साथ मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारत ये एक अच्छा देश है और हम भी इनसे कनेक्ट फील कर रहे हैं, तो फिर ये सिक्किम सरकार ने भारत में मिलने का फैसला कर लिया। और इसी के साथ फिर क्या किया गया कि जो एक 36वां जो संशोधन है, 36वां संविधान संशोधन करके 16 मई 1975 में ये सिक्किम को भारत के राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया और भारत का 22वां राज्य बन गया सिक्किम। तो ये सिक्किम की थोड़ी डिटेल थी। तो जो 35वां संशोधन किया गया था, उस 35वें संशोधन को निरस्त कर दिया गया 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 36वें संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का स्टेट बना दिया गया। तो अभी आगे चलते हैं। तो अनुच्छेद 3 में क्या कहते हैं कि जो भारत के राज्य क्षेत्र हैं, जितने भी राज्य हमारे स्टेट हैं जितने भी, उनमें अगर किसी प्रकार का उनकी बाउंड्रीज में चेंज करना है या किसी राज्य का दोबारा पुनर्गठन करना है, कोई राज्य अलग बनाना है हमें, तो वो सब किस में आ जाते हैं, अनुच्छेद 3 के अंदर उस चीज़ की बात की गई है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर संसद में बिल लाने से पहले क्या है, राष्ट्रपति जो किसी राज्य से में अगर सीमा परिवर्तन करना है तो उस राज्य के विधानमंडल से राय लेता है, और अगर जो भी उसमें समय रहता है राय लेने का, कि अगर आपको 1 हफ्ते में 10 दिन में कि इस विचार विमर्श करना, जो भी आप इस पर कर सकते हैं, तो जो समय निर्धारण किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और जो भी राय दी जाती है राज्य के द्वारा राष्ट्रपति जी को या संसद को कह लो, तो वो राय मानने के लिए जो राष्ट्रपति है वो बाध्य नहीं होता। अगर वो चाहे तो राज्य की बात, उसकी जो परामर्श है वो मान सकता है, अगर चाहे तो उसको अस्वीकार कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 3 में क्या है, मेनली ये किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो या एक नया राज्य बनाना हो, तो उस चीज़ का जो प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 3 के तहत किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखते हैं अनुच्छेद 4 कहता है कि अगर जो भी इसमें अनुच्छेद 2 है और 3 है, इनमें कोई हम परिवर्तन कर रहे हैं, इनमें कोई संशोधन कर रहे हैं, तो वह संविधान के अंदर संशोधन नहीं माना जाता। और इसीलिए इनमें परिवर्तन करने के लिए, संशोधन करने के लिए जो हमारी आर्टिकल 368 है उसमें दी गई प्रक्रिया का उल्लेख नहीं, उस प्रक्रिया के द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जाता। अभी 368 क्या है वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि जो अगर संविधान में कोई भी संशोधन करना होता है हमें, तो उसका जो अधिकार दिया गया है हमें संशोधन करने का, वो आर्टिकल 368 ये में देता है। किस प्रक्रिया के द्वारा वो संशोधन होगा वो सब बताया गया है अनुच्छेद 368 के द्वारा। तो आगे चलते हैं। फिर आगे है राज्यों का पुनर्गठन। तो अभी इसकी बात करते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में, तो उसके बाद क्या हुआ कि ना भाषा के आधार पर लोग मांग उठाने लगे कि जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती थी वो उसी के आधार पर ये बोलने लगे कि अगर तेलुगु भाषा वाले हैं तो वो बोलने लगे कि जो तेलुगु भाषा वाले हैं उनके लिए एक अलग राज्य की बनाया जाए, जो तमिल वाले हैं वो अलग राज्य की मांग कर रहे थे, या फिर कोई और लैंग्वेज है, गुजराती, मराठी जैसे भी है, तो सब भाषा के आधार पर अपना नया राज्य चाहते थे। तो उस समय के जो संविधान सभा के अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो उन्होंने क्या किया कि एक आयोग की स्थापना की, और आयोग की अध्यक्षता कर रहे थे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे SK दर्जी। उनके अध्यक्षता में ये एक आयोग बना दिया गया और कहा गया कि देखो भाई, एक बार जांच की जाए कि अगर भाषा के आधार पर कोई राज्य बना जा रहा है तो क्या वो सही है या नहीं। लेकिन जब
धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने इस भाषा के आधार पर बनने वाले राज्यों का विरोध किया और उन्होंने कहा कि जो प्रशासनिक आधार पर जो राज्य बनाए जाएं वही सही रहेगा। प्रशासनिक यानी कि एक तरह से जो जो गवर्नमेंट के द्वारा जो राज्य बनाए जाते हैं, एक एरिया को देखते हुए, उनकी नीड्स को देखते हुए, जिस तरह से भी, वो उसी की सिफारिश की थी और भाषा के आधार पर बनने वाले राज्यों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो ये था धर आयोग की रिपोर्ट। तो इसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जो ये धर आयोग था, उसने जो भी रिपोर्ट पेश की थी, उस रिपोर्ट के आधार पर वो उसकी रिपोर्ट सही थी या नहीं, उसकी जांच करने के लिए कांग्रेस के द्वारा एक समिति बनाई गई। और ये समिति जो जयपुर अधिवेशन में बनाई गई थी, और इसमें कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जी। और इसी समिति को जेवीपी समिति का नाम दिया गया। इस समिति ने क्या वो अपना रिजल्ट दिया? उसने बताया कि जो भाषा के आधार पर राज्य मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है और उन्होंने उस मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद आगे देखते हैं। फिर जब जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और उन्होंने भी भाषा के आधार पर बनने वाले राज्यों का विरोध किया, उसको सही नहीं माना, तब क्या किया? जो मद्रास राज्य में रहने वाले तेलुगु भाषा के लोग थे और एक अलग राज्य की जो मांग कर रहे थे, उन्होंने पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में एक आंदोलन की शुरुआत कर दी और उन्होंने आंदोलन किया 58 दिन तक लगातार। 58 दिन के बाद, जो अनशन करने के बाद, जो ये पोटी श्री रामुलु थे, उनका निधन हो गया 15 दिसंबर 1952 को। तो जैसे ही रामुलु की मृत्यु हुई तो प्रधानमंत्री नेहरू उस टाइम पे थे, नेहरू जी। तो उन्होंने तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की, जो कि आंध्र प्रदेश के नाम से राज्य बना था, उसके गठन की घोषणा कर दी थी। सरकार का हमेशा से ऐसा ही रहा है, जब तक कोई एक आध लोग मर नहीं जाते तब तक सरकार है जो सुनाई नहीं करती। वही काम रामुलु वाले केस में हुआ था। जब जैसे उसकी डेथ हो गई तभी उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य की, एक अलग राज्य की एक घोषणा कर दी और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। जो ये आंध्र प्रदेश राज्य बना था, ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था और उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी थी करनूल। तो उसके आगे बात चलते हैं। फिर देखते हैं कि 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग भी बनाया गया था और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे फजल अली। और उसके जो फजल अली के साथ साथ उसके जो अन्य सदस्य थे वो थे हरदेनाथ कुंजरू और सरदार के एम पणिकर। तो जो दो इसके साथ ये सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे फजल अली। तो जो पुनर्गठन आयोग था, इसने जुलाई 1956 में क्या किया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास कर दिया गया जुलाई 1956 में। और जो भारत में अब कितने राज्य हो गए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। आंध्र प्रदेश राज्य के बनने के बाद की बातें हैं। तो चलो आगे देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो ये पांडिचेरी, येनम, चंद्रनगर, कराईकल, ये सब जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे फ्रांस की सरकार के अंडर में थे। उस समय पे फ्रांस का इन क्षेत्रों पे कब्जा था। तो नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने अपनी जो बस्तियां थी पांडिचेरी, येनम, चंद्रनगर और कराईकल, उनको भारत को सौंप दिया और 28 मई 1956 को इस संबंध में जो भी संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर करके वो भारत को सौंप कर चले गए। इसके बाद जो जितने भी ये चारों हमें नगर मिले थे, उन चारों नगरों को मिलाकर हमने एक पांडिचेरी नाम से संघ राज्य क्षेत्र बना दिया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अभी जो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें ये 4 क्षेत्र आते हैं: पांडिचेरी, येनम, कराईकल और चंद्रनगर। तो इसके बाद आगे चलते हैं। लेकिन फिर आगे चल के क्या है, ये चंद्रनगर को भी इसमें मर्ज कर दिया गया था एक दूसरे में। अभी पांडिचेरी, येनम और कराईकल 3 ही इसमें क्षेत्र आते हैं पांडिचेरी के अंदर। फिर देखते हैं कि जो भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की। यानी कि जो जैसे कि हमने देखा कि जो 1954 में फ्रांसीसी इस पे कब्जा किए हुए थे, 1954 तक पांडिचेरी, येनम और या चंद्रनगर, कराईकल पे, इसी तरह गोवा पर, दमन दीव पर किसका कब्जा था? पुर्तगालियों का। 1961 तक पुर्तगाली उस पर अपना कब्जा किए हुए थे और छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। तो इसी के तहत क्या भारत सरकार ने कार्रवाई करते हुए पुर्तगालियों के विरुद्ध और
उनको अपनी एक ये लगा लो कि पुलिस फोर्स का प्रयोग करके, सेना का प्रयोग करके पुर्तगालियों को बाहर से भगा दिया और दमन दीव और गोवा को अपने अंडर में ले लिया 18 दिसंबर 1961 को। और 12वां संविधान संशोधन करके गोवा को और दमन दीव को पहली अनुसूची में शामिल कर दिया गया और उसको भारत का एक अभिन्न अंग बना दिया गया कि उसके बाद से संशोधन करने के बाद से ये गोवा और दमन दीव दोनों हमारे राज्य बन गए। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि जो जैसे कि हमने देखा कि 1961 तक गोवा पुर्तगालियों के दिन था, तो भारत हमारा कब आज़ाद हो गया? 1947 में। 1947 से लेकर 1961 तक पुर्तगाली भारत में थे। तो जो सबसे लास्ट में गए थे भारत से वो कौन थे? पुर्तगाली। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो लास्ट में गए थे भारत से, अंत में जाने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों ने सबसे बाद में भारत को छोड़ा था। फिर आगे चलते हैं, क्षेत्रीय परिषद को देखेंगे। भारत में अभी फिलहाल 5 क्षेत्रीय परिषद है और जो इनका गठन किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इनका जो अध्यक्ष बनता है या तो केंद्रीय मंत्री बनता है या फिर जो राष्ट्रपति किसी केंद्रीय मंत्री को मनोनीत कर दे वो उसका अध्यक्ष बन जाता है। फिर देखते हैं कि जो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, यानी कि जो क्षेत्रीय परिषद बनाई जाती है तो वो जिस भी राज्य के संदर्भ में बनाई जाती है, जिस क्षेत्र के संदर्भ में बनाई जाती है, उसी राज्य का मुख्यमंत्री उसका उपाध्यक्ष बन जाता है और ये हर साल बदलता रहता है। एक ऐसा नहीं है कि 2, 4, 5 साल तक एक ही राज्य का मुख्यमंत्री उसका उपाध्यक्ष रहेगा। हर साल ये कमेटी का जो उपाध्यक्ष है वो बदलता रहता है और केंद्र राज्यों के संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो भी एक क्षेत्रीय परिषद होती है वो किसी राज्य के बीच में और केंद्र के बीच में जो भी संबंध रहते हैं, कई बार मनमुना ये कहते हैं कि किसी टॉपिक को लेके अगर किसी बहस हो जाए या किसी कारण से कोई झगड़ा हो जाए केंद्र और राज्य के बीच में, तो उन सब को सुलझाने का काम करती है, उनके संबंधों का सुधारने का काम किया जाता है क्षेत्रीय परिषद के द्वारा। आगे देखते हैं। जो ये क्षेत्रीय परिषद है ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि हमारे संविधान में कहीं क्षेत्रीय परिषद की बात नहीं की गई है। तो ये बाद में हमने ये अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी, जो कि क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ये क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी। अदरवाइज जो हमारा संविधान है उसमें कहीं ये संवैधानिक उसमें नहीं आती, संवैधानिक निकाय के रूप में नहीं है ये। तो इसके बाद आगे चलते हैं। अभी हम राज्यों की बात करेंगे कि कौन सा राज्य कब बना था, तो उसका निर्माण कब हुआ था। कई बार डायरेक्ट किसी राज्य का जो कि इसका निर्माण कब हुआ था या इसका दिवस कब मनाया जाता है, सिक्किम राज्य दिवस, हरियाणा राज्य दिवस, पंजाब राज्य दिवस, ये कब मनाए जाते हैं, तो वो सब पूछ लिए जाते हैं। तो इन्हीं को देखते हैं कि जो सबसे पहले बना था भाषा के आधार पर कह लो या एक नया राज्य बना था, ये आंध्र प्रदेश बना था 1 अक्टूबर 1953 को। उसके बाद महाराष्ट्र बना 1 मई 1960 को। गुजरात 1 मई 1960 को ही बन गया था। गुजरात और महाराष्ट्र एक दूसरे से अलग होकर बने थे, इसलिए गुजरात और महाराष्ट्र क्या हैं, 1 मई 1960 को बने थे। इसके बाद नागालैंड बना 1963 में। हरियाणा पंजाब से अलग होकर बना 1966 में, 1 नवंबर 1966 को। फिर हिमाचल प्रदेश बना 25 जनवरी 1971 को। मेघालय बना 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर 21 जनवरी 1972 और त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, यानी कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये तीनों क्या है, एक ही दिन 21 जनवरी 1972 को एक अलग राज्य बने थे। इसके बाद सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को, यानी कि हमने जैसे कि बात की थी जो संविधान संशोधन करके 16 मई 1975 को भारत के राज्य में क्षेत्र में बिल्कुल शामिल कर लिया गया था। लेकिन इसकी जो वो घोषणा है एक तरह से वो ऑफिशियल हो गई थी 26 अप्रैल 1975 को। फिर इसके बाद बात करते हैं मिजोरम। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को बना था। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हैं ये एक दूसरे से अलग होकर ही एक राज्य बने थे, इसलिए 20 फरवरी 1987 को दोनों एक अलग अलग राज्य बन गए। गोवा हमारा 25वां राज्य बना 30 मई 1987 को। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 26वां, 27वां और 28वां राज्य बने। दोनों ये तीनों के तीनों 2000 में बने थे। छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर को, उत्तराखंड 9 नवंबर को और झारखंड बना 15 नवंबर को। इसके बाद जो तेलंगाना था वो हमारा 29वां राज्य था, जो कि 2 जून 2014 को बना था। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, इसके बाद जम्मू कश्मीर वाला जो ये
स्पेशल प्रावधान था, ये हटा दिया गया और उसके बाद इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो हमारे राज्यों की संख्या घट गई थी। तो अभी हमारे पास टोटल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस हिसाब से तो जैसे पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और उसके बाद फिर जैसे जम्मू और लद्दाख को एक अलग से केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया, 2 प्रदेश बना दिए गए थे उनके। तो उस हिसाब से तो 28 हमारे राज्य होने चाहिए और 9 हमारे केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। लेकिन क्या किया गया कि जो 26 जनवरी 2020 को एक घोषणा के द्वारा ये दमन दीव और दादरा नगर हवेली को दमन दीव में मर्ज कर दिया गया और उसके बाद से अभी दमन दीव और दादरा नगर हवेली एक ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, ना कि अलग अलग। तो इसलिए अभी हमारे पास टोटल कितने हैं? 28 तो राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं। तो आगे चलते हैं। इसके साथ ही अभी हम आज मौलिक अधिकारों की शुरुआत कर रहे हैं। जो मौलिक अधिकार हैं ये इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मूल इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। हमारे बाहरी विकास के लिए हमारे मौलिक अधिकार हैं, बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए इसको भारत का क्या है? मैग्ना कार्टा कहा गया है। इसीलिए इसको मुख्य माना गया है मौलिक अधिकारों को। इसके बाद बात करते हैं आगे। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये क्या है? नागरिकों के एक वैधानिक अधिकार हैं, यानी कि एक जो कानूनी अधिकार होते हैं हमारे, वो ऐसे अधिकार हैं ये, और राज्य के शोषण से उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी कि कोई राज्य या देश है जो अगर हमारा शोषण करता है, गवर्नमेंट हमारा शोषण करती है, तो उनसे बचाने का काम हमारे कौन करता है? हमारे जो मौलिक अधिकार है वो हमें उनसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ये अधिकांश नकारात्मक श्रेणी के अधिकार हैं, क्योंकि राज्य को क्या नहीं करना है दिशा निर्देश देते हैं। नकारात्मक यानी कि नेगेटिव इनको माना गया है, क्योंकि मोस्टली ये नहीं बताते कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्या स्कीम लेके आने चाहिए, कुछ इस तरह का। ये राज्य को बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना है, जैसे किसी का शोषण नहीं करना है या किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। तो जो नहीं वर्ड है ये सब उस तरह के प्रावधान सरकार को देते हैं। इसीलिए नहीं लगने के कारण, जो इस तरह के नेगेटिव सजेशन देने के कारण इसको नकारात्मक बताया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे बेसिक बुनियादी मानव अधिकार हैं, यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, बेसिक फंडामेंटल राइट, वो उसमें आते हैं ये। और जो इनका जो अधिकार दे रखे हैं हमें, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनके तहत कोई हमारे साथ जन्म स्थान, जाति, पंथ, लिंग भेद इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ये सभी को समान अवसर देते हैं। और अगर किसी कारणवश सरकार या कोई व्यक्ति हमारे साथ इस तरह का गलत व्यवहार करता है, जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उस केस में हम जो उच्च न्यायालय है या फिर उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जाके अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। अगर सरकार हमारे मौलिक अधिकार ये लग रहा है कि हमारा मौलिक अधिकार और सरकार उसका पालन नहीं कर रही हो, तो हम उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे की ये कानून होते हैं, साधारण कानून होते हैं, जैसे कुछ भी दहेज प्रथा, दहेज के लिए कानून है, मारपीट के लिए कानून है, मर्डर के लिए कानून है। ये सब क्या है? ये जो साधारण कानून है ये हमें अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानून का ही सहारा लिया जाता है। यानी कि जो कानून संसद के द्वारा बना दिए गए कि ये भाई ये कानून है, इसके खिलाफ ये प्रावधान रहेगा, ये सजा रहेगी, तो उन्हीं कानूनों का जो सहारा लिया जाता है इस तरह के केसेस में। लेकिन अगर बात जब हमारे मौलिक अधिकारों की होती है, तो मौलिक अधिकारों की गारंटी हमें कौन देता है? वो देता है हमें स्वयं हमारा संविधान देता है। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अगर आप ये लगा लो कि अगर कोई एक इंस्पेक्टर भी आपके सर पे हाथ रख दे कि जा बेटा जो करना है तुझे कर ले, बाकी मैं संभाल लूँगा, तो आप क्या करते हो कि बिल्कुल एकदम चौड़े हो जाते हो और बिल्कुल फिर किसी को ये नहीं समझते कि ये छोटा है, बड़ा है, किसी को धमकाना है धमका दिया, मारना मार दिया, कि भाई मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो वो काम क्या है? एक तरह से आपको अश्योरिटी होती है कि भाई मेरे ऊपर एक हाई रैंकिंग ऑफिसर का हाथ है। तो अगर आप एक इंस्पेक्टर के केसेस में ऐसा कर सकते हो, तो मान के चलो आपके सर पर डायरेक्ट एक प्रधानमंत्री हाथ धर दे कि बेटा जा जो करना है करो, मैं तेरे साथ हूँ, जो होगा मैं संभालूंगा, तो उसके बाद तो आप काबू से बाहर ही हो जाओगे बिल्कुल। तो इसी केस में क्या है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं
इन केसेस में क्या है कि एक तरह से प्रधानमंत्री ने हमारे सर पे हाथ रख दिया। वही केस होता है कि जो हमारे देश में सर्वोच्च कौन है, कोई सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब सर्वोच्च नहीं है। हमारा जो संविधान है वो हमारे देश में सबसे ऊंचा है, सबसे सर्वोच्च है। तो अगर हमारे जो मौलिक अधिकार है उनकी गारंटी खुद हमारा संविधान दे रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि कोई भी सरकार, कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई कोर्ट उन अधिकारों का उल्लंघन नहीं करवा सकती, हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकती। तो इसकी गारंटी देता था, हमारे अधिकारों की गारंटी देता है खुद संविधान। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन केस हैं, लेकिन उनके बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो चले आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि जो नॉर्मल कानून होते हैं, सामान्य कानून होते हैं, सामान्य हमारे अधिकार होते हैं, अगर जो उनमें कोई अगर बदलाव करना चाहते हैं सरकार, तो संसद में एक बिल लाएगी और वो बिल पास करवा के उस कानून को चेंज कर देगी। लेकिन जब बात हमारे मौलिक अधिकारों की होती है तो उस केस में संसद के द्वारा बिल पास करके उनको इस तरह से, यानी कि एक खाली उसमें कानूनी रूप बदलाव करके संसद द्वारा उसमें चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें प्रॉपर एक संविधान में संशोधन करना पड़ेगा अगर हम अपने मौलिक अधिकारों को, सरकार हमारे मौलिक अधिकारों को बदलना चाहती है तो। और सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। अगर चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कोई भी हो, अगर कोई कार्य ऐसा है, कोई बिल ऐसा है जो संविधान के विरुद्ध संविधान के विरुद्ध नहीं, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध आ रहा है, जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने का खतरा होता है, ये लगता है कि इससे हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं या फिर कोई मौलिक अधिकार ख़त्म हो रहा है, तो ऐसा कोई भी कार्य सरकार नहीं कर सकती। वो ऐसा कोई भी कानून अपने आप ही रद्द माना जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या है। टोटल उसको 6 भागों में बांटा गया हमने। सबसे पहले जो हमारा समता का अधिकार, यानी कि हम सब समान हैं, यह आर्टिकल अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। फिर उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 1922 में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आते हैं अनुच्छेद 29-30 में। और छठा जो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 में आता है। तो ये टोटल हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। तो अभी कौन से अधिकार में ये अनुच्छेद हैं, जैसे कि कौन से अनुच्छेद में किस बारे में बताया गया है, वो सब हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अभी बाकी हम करेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।